कि मैं इलेक्ट्रिक कार ले लूं और काफी अच्छा बजट है गवर्नमेंट का। तो सुनने में आया कि बजट सब कुछ सस्ता हो रहा है। होप सो हम भी लेंगे कुछ। आज के बजट में जो सबसे खास बात सामने आई है वो ये है कि इनकम टैक्स रिलीफ 12 लाख की आमदन तक अब कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा और ये बहुत बड़ी राहत है मिडिल क्लास के लिए। जो बाकी असरात पड़ेंगे मार्केट पे, इससे वो इजाफी पैसा निकल आएगा, उससे हाउस होल्ड कंजप्शन में एक उछाल आएगा, पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर इसका असर जरूरी पड़ेगा। जो आज बजट पेश हुआ उसमें कश्मीर के बारे में हमें जो प्रमोशन मेडिकल टूरिज्म के बारे में बताए हैं उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कश्मीर में इससे काफी बेनिफिट मिल सकता है। एमएसएमई के लिए जो उन्होंने प्रपोज किए हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए, उसमें भी कंट्री के हिसाब में देखा जाए तो ग्रोथ फॉर द कंट्री इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द। जम्मू कश्मीर के हवाले से हमारे जो सेब के फार्मर्स हैं, ये जो सेब के बागात जिनके पास है, उनसे इनको काफी फायदा मिलेगा, वो इम्पोर्टेंट चीज इसमें है। और एमएसएमईज में यानी कि मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज में जो इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं वो भी काफी खुशाइंद है। तो हम चर्चा कर रहे हैं बजट 2025-26 के बारे में, जो इसे निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने आज संसद में पेश किया। सबसे प्रमुख बातों में से जो एक बात है वो है कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगना है। कृषि क्षेत्र के लिए बहुत कुछ नया किया गया है। धन धान्य योजना सहित हमने तमाम सेक्टर्स के ऊपर चर्चा की और इसके साथ ही हम एक बार फिर अपने एक्सपर्ट सुषमा रामचंद्रन और सिद्धार्थ सिंह के पास चलना चाहते हैं और हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार अगर आप गौर करें, जैसा कि हमने देखा कृषि को पहला इंजन बताया गया है, उसके बारे में हमने नीति आयोग के सदस्य से भी बातचीत की। आप ये देखें कि किसान जो हैं हमारे देश के, वो अक्सर कुछ साल पहले तक दालों के प्रति थोड़ा सा उनका उदासीन रवैया होता था। वो दालों पर या जो वेजिटेबल्स हैं उस पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन हाल के दिनों में हमने देखा कि दाल के मामले में हम आत्मनिर्भर भी हुए हैं। सरकार का जोर भी है, खास करके तूर, मसूर और उड़द की दाल पर। ये जो फसलों की गुणवत्ता बढ़ी है, बीजों की गुणवत्ता बढ़ी है, क्या ये बहुत महत्वपूर्ण कारक मानते हैं इसको? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये जो दालों का सिलसिला है ये काफ़ी सालों से चल रहा है कि जो हमारी उत्पादन है वो हमारी कंजम्पशन से थोड़ी कम आ रही है। इसकी वजह से हमको आयात करना पड़ रहा था। तो जैसे आपने कहा कि आत्मनिर्भरता हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ है कि कंजम्पशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। जिस आउटपुट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से कंजम्पशन बढ़ रही थी। तो ये जो आयात है फिर हम कम बंद नहीं कर पाए हैं। तो इस वजह से कोशिश यही रही है कि जो किसान हैं वो एकरेज बढ़ाए पल्सेस में, दालों में। वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जब तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं आती तब तक वो किसान को ये डर लगा रहता है कि भाई हम दूसरा कोई क्रॉप हम लगाएं, गेहूं लगाएं, चावल लगाएं। लेकिन दालों में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है किसानों को। पर ये फिर भी एक और दूसरी बात ये है, ये रेन फेड एरियाज़ में भी इसको उसकी उत्पादन हो सकती है। तो इसमें दालों के बारे में काफ़ी कोशिश की है इस सरकार ने इंसेंटिवाइज करने के पिछले 2-3 सालों से ये चल रहा है। सबसे बड़ी बात है सुषमा कि नेफेड और एनसीसीएफ अगले 4 वर्षों तक जो प्रोक्योरमेंट, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, शॉर्ट प्रोक्योरमेंट की बात हो रही है और रेन्यूमरेटिव प्राइसेस, जैसे सुषमा जी ने कहा, एमएसपी लगातार हम बढ़ा रहे हैं हम और कोशिश कर रहे हैं कि, और इसके साथ साथ देखिए इन्फ्लेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। और दालों का, जैसे कि अभी प्रोफेसर रमेश चंद हम लोगों से बोल रहे थे कि दाल एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी लिमिटेड प्रोडक्शन है। जो आप बहुत कुछ ही देश हैं, जैसे मोजाम्बिक है, कनाडा है, या हमारा एक नेबरिंग कंट्री है, तो यहीं से आप दाल आयात कर सकते हैं। और जैसा सुषमा जी ने अभी सही बोला कि खपत भी बढ़ रही है, तो शायद ये एक कारण रहा है, इसीलिए सरकार का ये फोकस रहा है। और इसके साथ साथ जो मैं ये कहूँगा कि इट इज़ अ मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी, चाहे वो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हों, हाई यील्डिंग
सीड्स की बात हो रही हो, रेन्यूमरेटिव प्राइजेस की बात हो, प्रिक्योरमेंट हम अश्योर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सब एक कारण है जिसकी वजह से जो है ये इसको पुश मिल रहा है पल्सेस को। और अब तो एक मिशन मोड पे भी सरकार ने अनाउंस किया है जिस तरह से। और अगर इस बार अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो कृषि में अगर आप देखेंगे तो ना केवल मतलब पल्सेस, आप फार्मर की कहीं ना कहीं इनकम को बढ़ाने के लिए ऐसे एरियाज जहां प्रोडक्टिविटी लो है उनको आइडेंटिफाई करने की बात, उसको हाई यील्डिंग सीड्स मिलें, उसको जो फर्टिलाइज़र है उसकी अवेलेबिलिटी हो, उसको जहां तक क्रेडिट की जो ज़रूरत है उसकी भी अवेलेबिलिटी कराई जाए, तो कहीं ना कहीं एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी है ताकि कृषि पे जो जोर है वो जोर तो होए और उसके नतीजे भी जो हैं हमको पॉजिटिव आए। Let's not forget, Siddharth, that besides all these things, it also adds to the nutritional value Of course. in the diet. Of course. And this is very important. Talking of diet and healthcare, one very important announcement which was made today was that the government is going to set up daycare cancer centers in all the district hospitals in the next 3 years. 200 centers to be precise in 2025-26. Cancer, as we know, is growing by leaps and bounds every year now. So how significant is this announcement here? I think I think we also need to look at this in the context of a statement made by the Prime Minister just 1 or 2 days ago, where he talked about the need to reduce, our consumption of edible oils. Yes. Because cancer, I think it's a wonderful initiative that they have done, that cancer care daycare centers should be set up all over the country, because in rural areas, cancer is a very complex disease. True. And it needs complex treatment. And therefore, people in rural areas are very often come to big cities for treatment when they are at a late stage of the disease. Absolutely. So, that comes to the 4th stage. Whereas if you have these kind of centers, they can diagnose them and at least take care of the disease in the initial stages, and we can hope for early recovery. This, as I said, I put it in the context of what the Prime Minister said, that we should also look at preventive issues, preventive healthcare. And there the Prime Minister's exhortation, and I think it's very significant when the chief administrator of the country tells the country that you need to reduce your consumption of a particular item, and I think it will have a very salutary effect on people. That he said that you should reduce your edible oil consumption at least by 10%, and that's very true, because Indians, by and large, there was a time when we used to do a lot of physical exercise. We used to walk a lot. We used to cycle a lot. But now with the introduction of public transport, private transport, we're not doing all that. And yet we are consuming the same amount of edible oils and probably ghee, both things which are probably good for us in moderation. But he rightly pointed out that there's an epidemic of obesity now in the country, and this leads to other diseases, which includes cancer. And I think so we need to look at preventive healthcare as well as this issue of daycare cancer centers. And I think that's the budget, it should be seen in the context of all the policies of the government, which especially in healthcare are now I think converging on preventive healthcare. और चूंकि हेल्थ केयर की बात हो रही है तो मुझे ध्यान आ रहा है इंश्योरेंस सेक्टर का। इंश्योरेंस सेक्टर में 74% एफडीआई से बढ़ाकर सीधा 100% किया गया है। इसका क्या असर पड़ने वाला है? सिद्धार्थ, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, इससे एक तो इंश्योरेंस सेक्टर चूंकि कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है और लॉन्ग टर्म जेस्टेशन होता है। आज आप इंश्योरेंस कंपनी सेटअप करें, आपकी लाइबिलिटीज़ हों, जो आपके एसेट्स हों, तो वो एक बहुत लंबे समय के बाद ही जो मिसमैच है वो ख़त्म हो पाता है या मॉडरेट होता है। तो कई बार इसी वजह से आप देखेंगे कि देश में भी इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में भी देखें तो बहुत ज़्यादा कंपनियां नहीं हैं। और कहीं ना कहीं एक जो हिच जो एफडीआई को लेके जो एक वो बनी हुई है लोगों में झिझक कह लें, जो इन्वेस्टर्स में, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि हमको जब तक आप 100% एफडीआई अलाउ ना करें तब तक हम जो है इस सेक्टर में बड़े पैमाने में निवेश करने में वो नहीं चाहते हैं। और अभी भी अगर आप देखें इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है इंडिया में, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, टर्म इंश्योरेंस हो, वो बहुत ही मार्जिनल है, बहुत मार्जिनल है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत इसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत दूरगामी है। तो मुझे और चूँकि आज इसके साथ साथ भी उन्होंने ये भी बोला, चूँकि इसमें बहुत सारे चेक्स वगैरह भी हैं। अभी भी अगर आप 74% एफडीआई करते हैं तो ठीक है, आप उसकी ओनरशिप होगी, लेकिन उसका सीईओ कौन होगा, उसका
उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन लोग होंगे, तो कई चीज़ों में कहीं ना कहीं कंप्लायंसेस बहुत हैवी हैं। तो उसको भी उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने ये बात कहा कि उन फियर्स को भी एले किया कि हम इन चीज़ों को भी और लिबरलाइज करेंगे, ताकि जो ये हम 100% FDI कर रहे हैं, जो इसका मकसद है, ताकि कि बड़े पैमाने में निवेश आए, जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं, नई कंपनियां हैं, री इंश्योरेंस हैं, वो हिंदुस्तान में आए। तो इस वजह से इनको भी हम रिव्यू करेंगे और उनको भी लचीला बनाएंगे ताकि लोग आसानी से आ सकें। Right. Since we're talking mostly about the health career, another important mention in the budget speech today was the extension of the Jal Jeevan Mission. Potable water, clean potable water, is one of the most important factors in having a robust kind of healthy society and a healthy India. So how good is this kind of a decision or an announcement? Of course, until 2028, there is this target or aim of kind of having a universal kind of pipeline potable water. No, I think it's very, very significant, and I think we have to remember that getting potable water by tap in your house is a basic need. It's the fulfillment of a basic need. You get water. We don't even need to go further into food. Water is our basic requirement to live. To get potable water, to get water which is drinkable, which doesn't make us sick. So this is something that has been a great achievement of this government, and hopefully they hope to have 100% coverage in this next phase of the scheme. बिल्कुल। और जल जीवन मिशन जिसकी बात कर रहे थे, इससे 2028 तक एनहांस टोटल आउटले के साथ बढ़ाने का भी इस बजट में प्रस्ताव किया गया है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और एक बार फिर हमारे साथ निशांत शाह जुड़ चुके हैं, को चेयरमैन हैं IMC के, इनडायरेक्ट टैक्सेस के एक्सपर्ट हैं। तो हम GST पर आपसे बात कर रहे थे कि इस बजट के दृष्टिकोण से आप देखें तो आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? तो मैं जिस तरह से बता रहा था कि ये इनडायरेक्ट टैक्स की जब बात करते हैं तो दो महत्वपूर्ण टैक्सेस आ जाते हैं, GST और कस्टम्स ड्यूटी। GST में अभी क्योंकि GST काउंसिल फॉर्म हुई है, तो GST के जितने भी बदलाव आते हैं वो GST काउंसिल के रिकमेंडेशन के बेसिस पे आते हैं, और इसके लिए वो प्रस्ताव जनरली बजट में नहीं रखे जाते हैं। देयरफॉर इसलिए हम अभी कस्टम्स पे आते हैं। कस्टम्स में इस बार उन्होंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टैरिफ चेंजेस करे हैं, यानी जो कस्टम्स ड्यूटी लगती है इंपोर्ट्स पे, उसमें कुछ रेयर मिनरल्स है और सर्टेन अदर मिनरल्स जो नॉर्मली इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो उसकी उपलब्धि इजीली करने के लिए उन्होंने उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी रेट का रिडक्शन किया है। दूसरा है कि जो पार्ट्स है, जो विच पार्ट्स आर यूजफुल इन मेकिंग various devices, and especially those devices which are relevant to the development in the technology, उसके ऊपर भी उन्होंने काफी फोकस दिया है और वो रिडक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी लागू करी है। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण काम है which they call it as rationalization of the tariff। उसमें कुछ ऐसे आइटम्स थे जिसका क्लासिफिकेशन दो अलग हेडिंग के नीचे आ सकता था, इसके कारण काफी कंट्रोवर्सीज हो रही थी, काफी डिस्प्यूट्स हो रहे थे। उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए उन्होंने वो जो डिफरेंट हेडिंग्स है सबके रेट्स उन्होंने स्ट्रीमलाइन कर दिए। सो बेसिकली इफ यू सी द होल अप्रोच हैज बीन टू मेक थिंग्स सिंपलर, इजियर एंड मोर स्मूदर, स्पेशली फॉर मैन्युफैक्चरिंग टू बी कंडक्टेड इन अ मोर इफेक्टिव मैनर इन इंडिया। सो आई बिलीव इससे यानी उन्होंने इफेक्टिव चेंजेस कस्टम्स में लाए हैं। कस्टम्स में दूसरा एक बदलाव लाया गया है विच इज मोर फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव, कि काफी फॉरेन एंटिटीज जो इंडिया में ऑपरेट करती है उनके रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से उनकी बिल ऑफ एंट्री, जब भी इंपोर्ट करते हैं तो बिल ऑफ एंट्री करके डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं, वो प्रोविजनली असेस रहता था। प्रोविजनली असेस यानी फ्यूचर में कभी एडिशनल ड्यूटी भी मांग सकते हैं। इससे क्या होती थी कि फॉरेन सब्सिडरीज इंडिया में जो ऑपरेट कर रहे हैं उनके ऊपर सॉर्ट ऑफ लटकती हुई तलवार रहती थी कि क्या मुझे एडिशनल कस्टम ड्यूटी फ्यूचर में पे करनी पड़ेगी, उस तरह का। इसमें अभी एक बदलाव लाया गया है कि अगर ऐसी कोई प्रोविजनल बिल ऑफ एंट्री है तो मैक्सिमम 2 साल तक प्रोविजन ही रह सकती है, उसके बाद उसको फाइनलाइज करना पड़ेगा। मेरा मानना ये बहुत ही बढ़िया बदलाव है, क्योंकि आज अगर हम देखें तो कुछ फॉरेन कंपनीज के इंपोर्ट की बिल ऑफ एंट्रीज
7-7, 8-8, 10-10, 12-12 सालों तक ओपन रही है, प्रोविजनली असेस्ड है, अभी तक फाइनली असेस नहीं हुई है। अब वो कायदा लाया गया है कि ऐसी प्रोविजनली असेस within 2 years they will have to finally assess the bill of entry. So I think overall from an indirect tax perspective, it is focused towards facilitating MSMEs. Right. And focused on developing manufacturing sector in India. Right. Thank you so very much, Mr. Shah, for your inputs. Coming back to you, Siddharth, there is a push of in the capital expenditure, CapEx, 11.21 lakh crores, which is almost 3.1% of the GDP for the fiscal 2025-26. Your take on that? I think capital expenditure post-COVID, or even if we go back to 2014 when this government came to power for the first time, I think Prime Minister's focus has been on building infrastructure, and we are doing physical infrastructure also, plus if I may also say that digital infrastructure also we have been very focused. So capital expenditure has been an area when private sector was shying away from coming upfront and pitching in, especially post-COVID. So this has been the highlight of government's activity. So I think, and we have, even if you look at this year, I think it's almost 3% of our GDP. So I think the push is there, and the Finance Minister today also asserted and said very clearly that we are not shying away from our role. Private sector obviously is also, private investment is picking up, but capital expenditure, yes, continues to be the mainstay of our growth push. And along with that, that is how the entire thing has been designed in this budget, that the capital expenditure will continue to be pushed, but at the same time there is push on investment, there is push on exports, so there is also ease of doing business. So, and also focused on employment centering sectors like handicrafts, leather. So I think it's all in all well-rounded effort to push India's growth, especially when things are not favorable to us externally also. Right. Sushma ji, earlier we were in the discussion, we were talking about investing in people. Yes. So, of course, there has been quite a few kind of announcements today in the budget speech made by the Honorable Finance Minister. One is the Saksham Anganwadi Poshan 2.0. Yes. The cost norms for the nutritional support to be enhanced appropriately. And second is Atal Tinkering Labs. Now, Atal Tinkering Labs, 50,000 Atal Tinkering Labs would be set up in the government schools in the next 5 years. Broadband connectivity in government secondary schools and PHCs, primary health centers. Broadband connectivity would be provided to all the government secondary schools and primary health centers in rural areas under the Bharat Net project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. That is, Bharatiya Bhasha Pustak Scheme was also announced to provide digital form Indian language books for school and higher education. National Centers for Excellence of Excellence for Skilling. 5 National Centers of Excellence for Skilling is to be set up with global expertise and partnership to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. Now, these kind of announcements, these kind of push really is going to kind of, come a long way in kind of getting that what we call the demographic dividend in the coming times. I think I'd like to actually talk about this Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 because, we don't talk so much about this. We have this Anganwadi system all around the country. And they provide with Poshan 2.0, this is the extension of this scheme, strengthening of this scheme. Now, this is a scheme that provides nutritional support to pregnant women, lactating women, to small children. And this is, you are providing developmental support to the poorest of the poor at the very primary stages of especially a child's development. Yes. And that is very critical. And it gets continued later on when the child goes to school and you have midday meals programs. But this is crucial because doctors say the first 3 years are very important as far as nutritional issues are concerned. So this is a scheme that actually is investing in the future of our country.
So we have to look at it like that. The second is, of course, the Atal Tinkering Labs. I think this is a wonderful initiative that every government school should have a lab where a child can go and actually, when they say tinker, can do whatever he or she likes. Absolutely. And tries to do some innovative, whether it's an invention or an experiment or something that scientific or that occurs to him or her, and that child should be able to expand their creativity. I mean, it's also a way of creativity, and you get into science and other kinds of disciplines, but the child should enjoy it. I think the term tinkering is very important because Absolutely. The children should enjoy these things. Absolutely. Earlier we were discussing about the toy sector. Let's listen into what the Honorable Finance Minister had to say about it. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high-quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Right, Siddharth, earlier you were talking about we kind of majorly importing toys, mostly from maybe China and other countries. And now with this push of kind of this unique push, if you may say, of creating, high quality, unique, innovative and sustainable toys in India is really very heartening. Yeah, I think post-COVID, this issue came up in a big way, and none other than the Prime Minister himself had formed a small group to oversee this entire thing. And the issue came up more into limelight when it was noticed that we were importing largely from toys from China. And especially what we used to do is that we used to import in different in broken and then bring it and assemble it here. Different parts used to be brought in because that was the way the importers were trying to disguise the the administration that they're bringing in. It was and we saw that the entire toy is coming, but actually it was figured out when India saw a surge in imports from China that we were bringing it from China and then assembling it in India. So that is how this came to our notice, and then it was felt that there were if we look traditionally we have been big manufacturers of toys, and in nook and corner of the country we've had certain pockets which have been known for manufacturing certain type of toys. So that is how the Ministry of Commerce got into this entire thing, and then special focus was made on this issue, and that is how this time again it has come as an announcement in the budget that there will be a special focus, and I think it is being initiated and being I would say supervised by the Prime Minister himself, that he wants to ensure that India, and this is an area we can easily come up, and we have already, I think last year or two we have already shown that the initial indications that we are getting, that we have already we've covered a large space in this area. So I think that is why the focus has returned to this toy industry in the budget. और इसके साथ ही देश का निर्यात बढ़ाने के लिए भी इस बजट में कई सारे प्रावधान किए गए हैं, जिसमें अगर हम देखें तो ख़ास तौर पर एक्सपोर्टर्स के लिए आसान लोन की व्यवस्था की गई है, साथ ही वो आसानी से निर्यात अपने सामानों का कर सकें, इसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की घोषणा की गई है, नए कार्गोज बनाने के भी बात कही गई है, और निर्यात बढ़ाना इस समय उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ना. सुषमा जी, एक्सपोर्ट्स को वित्त मंत्री ने बताया कि फोर्थ इंजन, ये भी एक इंजन है, और ये हमें देखना है कि आजकल की जो ग्लोबल हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी जो निर्यात है वो अभी पॉजिटिव चल रही है, 6% के करीब इस वक्त है, और हमारी मर्चेंडाइज ट्रेड भी बढ़ रही है, हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं. लेकिन इस बजट में जो पॉलिसीज़ अपनाई गई हैं वो एक तो इजी एक्सेस टू एक्सपोर्ट क्रेडिट. अब एक्सपोर्ट क्रेडिट एक बहुत बड़ी चीज़ है एक्सपोर्टर्स के लिए, उनको क्रेडिट की हमेशा ज़रूरत पड़ती है. दूसरा ये क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट. तो ये क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट क्या है
कि भाई जब भी वो कहीं एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पर नॉन टैरिफ बैरियर्स भी होते हैं और वहाँ पर गवर्नमेंट को काफ़ी एक्सपोर्टर्स को मदद करनी पड़ती है। जैसे कि आप श्रिम्प एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपको जापान में जाना है और जापान के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अलग हैं, अब कनाडा के टर्म्स एंड कंडीशंस अलग है। और यहाँ पर हमने लैब्स बनाए हैं, ये गवर्नमेंट ने लैब्स बनाई है जहाँ श्रिम्प एक्सपोर्टर्स जो हैं वो इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरा, अब यूरोप ने एक ये कार्बन के ऊपर एक मैकेनिज़्म अपनाया है कि भाई जो कार्बन एमिशंस आपके स्टील पे हैं उसको हम मानेंगे कि वो कार्बन एमिशंस हैं। तो ये सारी जो कॉम्प्लेक्स जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उसमें गवर्नमेंट को काफ़ी मदद देनी पड़ती है और इसके बारे में यही बात हो रही है कि ये गवर्नमेंट यही करेगी आगे के दिनों में। बिल्कुल, इसके साथ ही आप कुछ कहना चाहते हैं सिद्धार्थ? जी, मैं ये इसके साथ साथ ऐड करना चाह रहा था कि इस बार बजट में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स की बात हो रही है, उसमें स्टेट्स को शामिल करने की बात हो रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके नीचे डॉक्यूमेंटेशन जो एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरत होती है, जो क्रेडिट की ज़रूरत होती है, उसका भी इंतज़ाम करने की बात हो रही है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे 3-4 नए एरियाज़ हैं जहाँ पे लेदर में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स में, तो उसमें प्रोत्साहन दिया गया, हैंडीक्राफ्ट में दिया गया है। और जब आप रॉ मटेरियल लेके आते हैं तो उसके साथ एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है कि इतने दिनों में इसको आपको एक्सपोर्ट करना है प्रोडक्ट को, तो उस टाइम पीरियड को भी बढ़ाया गया है फॉर लेदर इंडस्ट्री के लिए खासकर, और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए भी किया गया है। साथ साथ एक एरिया शिप बिल्डिंग का है जिसमें बहुत सारा ये दिख रहा है कि हिंदुस्तान एक बड़ा प्लेयर के रूप में उभर सकता है, तो उसके कई जो रॉ मटेरियल्स हैं उन पे कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। तो मुझे लगता है ये सारे स्टेप्स इसके पीछे जो एक मंशा है वो यही है कि कैसे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। और इसके साथ ही जो कपड़ा उद्योग है, हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इस पर सरकार का पिछले कुछ समय से जोर रहा है। हालांकि आप देखें छोटा सा देश बांग्लादेश है, लेकिन टेक्सटाइल के मामले में भारत से वो चूंकि काफ़ी आगे निकल रहा था, इसलिए हमारी सरकार की लगातार कोशिश है कि टेक्सटाइल सेक्टर को हम कैसे बढ़ावा दें। इस बार का जो बजट रहा है, निर्मला सीतारमण ने जो पेश किया आज, उसमें टोटल टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के लिए जो आउटले है वो 5,272 करोड़ रुपए का है और इसमें से 635 करोड़ रुपए खास तौर पर ईयर मार्क कर दिए गए हैं टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के ऊपर, ताकि जो नई टेक्नोलॉजी आई, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आए, उससे हम अपने कपड़ा उद्योग को बढ़ावा दें। और एक और ख़ास बात है कि हमारे यहाँ ये भी इस चीज़ को गौर किया गया कि कपड़े का रॉ मटेरियल यानी कॉटन, सिल्क कहीं और बन रहा है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हो रही है और उसके बाद किसी तीसरी जगह से उसको वापस मार्केट के लिए भेजना पड़ रहा है या एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है। इन सब को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, इस बात पर सरकार का बहुत जोर है। सिद्धार्थ, आपकी क्या इस पे ओपिनियन है? देखिए हर्ष, बहुत उचित सवाल आपने पूछा। और देखिए अगर हम अपने जो पहला इंजन है ग्रोथ का, जिसको एग्रीकल्चर, उसमें ही अगर आप देखें तो कॉटन के लिए जो है के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक 5 ईयर मिशन, प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग एंड प्रमोट एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वेराइटीज़, तो उसके लिए एक स्पेशल 5 ईयर का एक मिशन मोड पे एक पूरा नया प्रोग्राम लाया जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ कॉटन वेराइटीज़ पे जो है BCD जो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी हैं वो घटाई गई हैं। और जो आपने शुरू में बात कही कि बांग्लादेश जी आज हमसे आगे है, लेकिन जो अनिश्चितता का माहौल अब बांग्लादेश में बना है, तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ उसके तरफ भी एम्ड है कि कैसे जो अगर वहाँ पे कुछ शिफ्ट होता है, कोई प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जो डिसरप्ट होती हैं या वहाँ से लोग बाहर आना चाहते हैं, तो शायद उसी की वजह से हम आज जो है कुछ एरियाज़ को, बिहार के कुछ एरिया बॉर्डरिंग बांग्लादेश, हम उनको वी आर प्रमोटिंग देम एज हब्स, एज न्यू हब्स फॉर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। और बजट का सीधा रिश्ता कई बार मार्केट से भी होता है, और टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं तो आज टेक्सटाइल के जो स्टॉक्स थे उसके शेयर थे 9% का उसमें जंप हुआ है, जबकि अगर ओवरऑल मार्केट देखें हम तो BSE NSE की बात कर रहे हैं तो उसमें आज कुछ खास बदलाव नहीं देखने को मिला है। यानी मार्केट ने इस बजट को एक तरीके से कहें बहुत पॉजिटिवली लिया है,
क्योंकि नहीं तो बिकवाली का जोर अक्सर हम देखते थे कई बजटों में होता था, लेकिन खास तौर पर टेक्सटाइल के जो स्टॉक्स हैं 9% बढ़े हैं। मार्केट ने जिस तरीके से आज रिएक्ट किया उस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, आपने ठीक कहा कि मार्केट फ्लैट रही आज, मार्केट का बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं था, लेकिन शुरुआत में मार्केट थोड़ी गिर पड़ी क्योंकि ये जो स्टॉक मार्केट में जो लोग मतलब जो नुमाइंदे में हैं, उनकी जो समझ थी बजट की वो थोड़ी सी लिमिटेड थी। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे उन्होंने शायद टीवी चैनल्स देखा होगा कि क्या बात, बहुत स्मार्ट रिकवरी, क्योंकि इनफैक्ट वो कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज की काफ़ी गिर गई थी और वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी कहने लगे, वो टीवी चैनल्स पे आए, उन्होंने कहा पर हमारे पास तो हमें तो इतना फायदा मिल रहा है ये बजट में, इतने वन सेल जो ड्यूटीज हैं, बीसीडी कम हुई है काफ़ी क्षेत्र में, और हमारी जो चीज़ें हम बनाएंगे वो सस्ती हो जाएंगी, मोबाइल फ़ोन चार्जर्स सस्ते हो जाएंगे, अब ईवी बैटरीज सस्ते हो जाएंगे। तो धीरे धीरे मार्केट को एलसीडी पैनल्स as we say markets are mostly driven by sentiments. Yes, absolutely. और थोड़ा सा लगता है जब बारीकियां जब तक समझ में आती हैं, तो जब कल मुझे लगता है बाजार का रुख एक स्टेबिलिटी, जी बिल्कुल एक स्टेबिलिटी आएगी। नेक्स्ट वी मूव ऑन एंड टॉक अबाउट ई-मोबिलिटी, बट बिफोर वी डिस्कस दैट लेट्स लिसन इनटू व्हाट Nitin Gadkari had to say on the same. जहाँ तक ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, हम 22 लाख करोड़ के फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, पर उसके साथ साथ अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी अब सस्ती होगी। स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, अब इलेक्ट्रिक ट्रक, इनकी कीमतें कम होगी। जो $150 पर किलोवाट पर आवर थी वो $105 पर किलोवाट पर आवर आई है, वो $100 के नीचे जाएगी और इलेक्ट्रिक के वाहन और लोकप्रिय बनेंगे, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और देश में नए रोजगार निर्माण होंगे। इसके लिए भी उन्होंने विशेष रूप से जो टैक्स में रियासत दी है वो निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है। बिल्कुल, ई मोबिलिटी यानी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सीधा संबंध इसका बैटरी से है, और बैटरी बोले तो लिथियम आयन बैटरी, जिसकी बात अभी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कर रहे थे। खासतौर पर अगर देखें कि एलोकेशन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्कीम्स के लिए जो है इस बजट में 20% बढ़ा है, 5,322 करोड़ रुपए है अगर हम इसको कलेक्टिव तौर पर देखें तो। आने वाले समय में सुषमा जी, जिस तरीके से अगर हम सड़क पर खड़े हो जाएं और अभी देखें कि ई व्हीकल्स, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स जिस तरीके से बढ़ रही हैं, आने वाले समय में इनकी डिमांड तो लगता है कि बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, क्योंकि जो एक चैलेंज हो रहा था चार्जिंग स्टेशंस को लेकर, उनकी भी संख्या ठीक ठाक तरीके से बढ़ रही है। हाँ, वो एक चैलेंज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो था। और जो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है चार्जिंग स्टेशंस का, उससे काफ़ी बदलाव आएगा, क्योंकि मुझे कई लोगों ने बताया कि हम ईवी गाड़ी खरीदना चाहते हैं लेकिन अभी चार्जिंग का वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे आप सड़क पे जाएंगे आपको साइड पे दिखाई देंगे ईवी के जो चार्जिंग पॉइंट्स, और लेकिन हाईवेज में भी अभी ज़रूरी है, वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा ग्रोथ रेट ईवीज का, वो ग्रोथ रेट तो काफ़ी देर से बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम्स बहुत छोटे छोटे थे, अब वो वॉल्यूम्स मेरे ख्याल में क्वांटम जंप। और अगर आप दिल्ली की सड़कें पे जाएं तो आप देखेंगे जो नीला लाइसेंस प्लेट है ईवीज का, वो ज्यादा ही चलता जा रहा है। ग्रीन कलर का ओके, ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन, इट लुक्स लाइक अ ग्रीन कलर, सॉरी नॉट ब्लू, एंड वो दिखाई देता है। पहले बिल्कुल बहुत कम होते थे, अब बहुत काफ़ी आपको दिखाई देंगे ये लाइसेंस प्लेट, तो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। दूसरे जो टू व्हीलर्स जो हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा डिमांड है अभी भी, क्योंकि उनका जो रनिंग कॉस्ट है बिल्कुल कम है। और बैटरी बनाने वालों को निश्चित काफ़ी एग्जेम्पशंस भी मिले हैं। अगर कहें तो 35 एडिशनल कैपिटल गुड्स फॉर ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और 28 एडिशनल कैपिटल गुड्स फॉर मोबाइल फ़ोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग दे हैव बीन एग्जेम्प्टेड। तो इनको एक तरीके से सरकार प्रोत्साहन भी दे रही है। और इस क्षेत्र में आगे क्या भविष्य आप देख रहे हैं सिद्धार्थ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हर्ष, उनको एग्जेम्प्टेड लिस्ट पे डाल दिया है, मतलब उनको कैपिटल गुड्स का स्टेटस हम दे रहे हैं, तो उनको ज़ीरो ड्यूटी, बेसिकली ज़ीरो कस्टम्स ड्यूटी पे आप इंपोर्ट कर सकेंगे। और इससे ये सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होगा कि बैटरी सस्ती होंगी
और बैटरी ही सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो ईवी व्हीकल्स हैं, जो जिसकी बात होती है कि अगर आपको ईवी व्हीकल लेते हैं तो 4 साल या 8 साल उसका जेस्टेशन है बैटरी का, और बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। तो जो लोगों को डेटर कर रही थी अभी तक, लोगों को जो एक लोगों में जो झिझक है उसको लेके कि अरे आगे चल के हम अभी तो फ्री, ठीक है आपने चार्ज किया, चार्जिंग में बहुत कॉस्ट नहीं आती, लेकिन आगे चल के जब हम बैटरी बदलेंगे तो बहुत ज़्यादा, That's almost 50% of the cost of the vehicle itself. जी 50%। और इसके साथ साथ निश्चित क्या होगा, अभी और टेक्नोलॉजिकल जो ब्रेक थ्रू है वो और तेज़ी से हो रहे हैं। तो मुझे लगता है एक तो सरकार अपनी तरफ से कर रहा है, इसमें मैं एक बात और बोलूँगा कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी जो है अपना कदम बढ़ाया, और जैसे उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है कई राज्यों में अभी भी जो है फ्री है, ज़ीरो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, तो वो भी एक बड़ा कारण है जो ये ईवी कार्स पॉपुलर हो रही हैं। और आज का जो ये कदम है जो एग्जेम्प्टेड लिस्ट पे डाला है, मुझे लगता है ये ज़रूर इन ईवी कार्स की कॉस्ट बढ़ाएगा, इनकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा, क्योंकि बैटरी कॉस्ट इज गोइंग टू कम डाउन। In fact, earlier in our discussion, we were also talking about the shift from conventional fuel. The normal fossil fuel, of course, one is the pollution thing, which is kind of which hangs heavy all over. But besides that as well, this is e-mobility is the future. Absolutely. और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हर्ष ने इसका शायद इंडिकेशन भी दिया था कि फॉसिल फ्यूल, जैसे आप जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, एक तो पेट्रोलियम जो इम्पोर्ट है, एक तो वो अनसर्टेनिटी जो मिडिल ईस्ट में है, रशिया यूक्रेन है, वो भी एक हमारे ऊपर एक कहीं ना कहीं मेंटली एक साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ा भार है। ऑब्वियसली एक हमारा बड़ा इम्पोर्ट बिल भी है, हमारा फॉरेक्स जाता है उसमें बहुत बड़े पैमाने पे। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए चाहे क्लाइमेट हो, ग्रीन फ्यूल हो, क्लीन एनर्जी हो, तो उस मतलब वी हैव इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया इज़ अ नेट इम्पोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। Absolutely. And yeah, you were saying something. No, I was saying that this, as far as fuel is concerned, renewable energy, we are doing very well in that. Renewable energy capacity has gone up to probably 40% of our installed capacity. But as far as EVs are concerned, electric mobility is concerned, this is an area that is going to grow in the future, not just in India, but all over the world. EVs are the preferred now mode of transport, that is, or preferred mode of renewable energy. In India also we are having hybrid cars. That's another area that is very popular. But what has happened in the budget today is going to give a tremendous push to the electric vehicle sector, because as everyone has rightly pointed out, that there is going to be a reduction in the cost of batteries, and that will, one of the problems with electric vehicles is that the initial capital cost tends to be high, and later on, of course, running cost is very much lower, but the initial capital cost, and that is something that people who want to buy electric vehicles have to contend with, and now probably the costs should come down. और अगर सिद्धार्थ हम नियामकों के बारे में बात करें, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन हैं, इनकी भी चर्चा इस बजट में की गई है। पेंशन सेक्टर की बात करें, फोरम फॉर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन और इनके डेवलपमेंट के लिए पेंशन प्रोडक्ट्स के लिए एक सेटअप किया जाना है, एक तो ये है, और हाई लेवल कमेटी भी बनाई जा रही है रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए। इस बारे में क्या? जी हर्ष, एक तो ये है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन प्रोडक्ट्स हम लेके आएँ, तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क, एक ऐसा फोरम बनाया जाए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इस पे चर्चा हो सके और नए आकर्षक पेंशन प्रोडक्ट्स लाए जा सकें हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में अभी भी पेंशन प्रोडक्ट्स बहुत लिमिटेड हैं और वो बहुत समय की हिसाब से उसकी बहुत ज़रूरत है। दूसरा, आपने जो इम्पॉर्टेंट बात बोली कि नॉन फाइनेंशियल जो रेगुलेटरी कंप्लाइंसेज हैं, जैसे आपको लाइसेंस लेना होता है, कुछ और किसी तरह के फॉर्म जमा कराने होते हैं, परमिशन लेनी होती है, उनको कैसे घटाया जाए, ये सब बेसिकली जो बड़ा वो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कैसे उसको किया जाए। साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा कि जो उनकी फिजिकल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल है, उसमें जो फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए रेगुलेशन है, उनको भी कैसे हम उनमें सुधार लाएं, उनमें कमी लाएं, ताकि बिजनेसेस को जितना सरकार के कंप्लायंसेस को हम इजी बनाएं और उनको कम करने की कोशिश करें। बिल्कुल, हम चर्चा कर रहे हैं आकाशवाणी पर। आज जो केंद्रीय बजट पेश किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, ये चर्चा आगे भी अभी जारी रहेगी। 9:15 से
फिर 10 बजे तक चर्चा करेंगे, जिसमें वित्त मंत्रालय के कई सचिव भी हमारे साथ उपस्थित होंगे। लेकिन फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि अभी हिंदी और अंग्रेजी में समाचार बुलेटिन होंगे। आप समाचार बुलेटिन सुने और उसके बाद हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। केंद्रीय बजट 2025-26 आकाशवाणी समाचार के साथ। केंद्रीय बजट 2025-26 आकाशवाणी समाचार के साथ।